आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ डीके में मैं दिग्विजय सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आपको पता है JCERT के द्वारा 9th और 11th क्लास के जैक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। इसमें 11th क्लास के लिए जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है उसमें ज्योग्राफी विषय के लिए 3 मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, 3 सेट में जारी किया गया है। आज हम लोग देखते हैं बच्चों, JCERT के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसमें ज्योग्राफी विषय का सेट 1 टर्म 2 एग्जाम के लिए सेट 1 का आंसर क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के 7 तक जो 1-1 नंबर वाला प्रश्न है उसका उत्तर, फिर 8 से लेकर 14 तक जो 3-3 नंबर वाला प्रश्न है उसका उत्तर देते हैं, और फिर उसके बाद 15 से लेकर के 19 तक का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका क्या उत्तर होगा, जो 5-5 नंबर का है उसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या 1 देखते हैं। अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम लिखें। देखिए अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियाँ क्या, नर्मदा और ताप्ती। दूसरा क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान है। तीसरा अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, तो जल मार्गों के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। ज़्यादा नहीं लिखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है ये, 1 नंबर का चुकी है ये, इसीलिए इसको बहुत शॉर्ट में लिखने की कोशिश करना है और सटीक लिखने की कोशिश करना है। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, तो जल मार्गों के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। बांगर क्या है, देखिए नदियों के निक्षेपण से निर्मित पुराने जलोढ़ मैदान को बांगर कहा जाता है। पुराने जलोढ़ मैदान जो है वो बांगर कहलाते हैं। 5वां, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 8 डिग्री याद रखने वाला है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये लिखना है। 6ठा नंबर है, सार्गैसो सागर क्या है। देखिए सार्गैसो सागर क्या है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित शांत और स्थिर जल क्षेत्र को सार्गैसो सागर कहते हैं। यह अति उच्च लवणता वाला क्षेत्र है। देखिए याद रखिएगा, यह अति उच्च लवणता वाला क्षेत्र है। सार्गुसम नामक शैवाल पाई जाती है यहाँ, है ना। सार्गुसम नामक शैवाल के कारण से इसका यह नाम पड़ा, सार्गैसो सागर नाम पड़ा। और लिखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि 1 नंबर वाला ही प्रश्न है इसलिए इतना ही लिखेंगे। आप इसमें लिख सकते हैं गल्फ स्ट्रीम, उसके बाद गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, गिनी जलधारा, उसके बाद जो है उधर से जो आता है कनाडा की तरफ से एक जलधारा, इन सभी जलधारा के बीच में जो है ये सार्गैसो सागर पड़ता है और यह बहुत ही शांत और स्थिर जल क्षेत्र है। तो इसका उत्तर देखा हमने। 7वां, जल संभर से आप क्या समझते हैं, तो देखिए छोटी नदियों और नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र, छोटी नदियों और नालों द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र है उसको जल संभर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। इस देखिए ये मैंने जो गेस क्वेश्चन किया था, जो वीडियो बनाया था पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन मेरा गेस किया हुआ है और यहाँ मॉडल सेट में भी दिया गया है। इसको अच्छी तरह से आप लोग याद रखेंगे। पृथ्वी के 71% भाग पर जल का फैलाव होने के कारण से, कितना परसेंट भाग पर, 71%, 71% भाग पर जल का फैलाव होने के कारण से इसको नीला ग्रह कहा जाता है। देखिए जब इस बहुत अधिक मात्रा में चूंकि जल का फैलाव है तो ऊपर जाने पर, अंतरिक्ष की ओर बढ़ने पर ऊपर से यह कैसा दिखाई पड़ता है, नीले रंग का दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता है ऊपर से। चलिए 9वां नंबर है, पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं। पारिस्थितिकी, देखिए पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों के आपसी अंतर संबंधों, माने विभिन्न जीव जो आपस में संबंध स्थापित करते हैं उनका अंतर संबंधों तथा पर्यावरण के साथ, जितने भी जीव हैं उनका पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन करता है। फिर से देखिए, पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों के आपसी अंतर संबंधों तथा पर्यावरण के साथ उनके संबंधों, किनके, जीवों का पर्यावरण के साथ उनके मतलब जीवों के संबंधों का अध्ययन करता है। इसी को लिखना है परीक्षा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये हम लोग 3 नंबर वाला देख रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैव मंडल से क्या तात्पर्य है। जैव मंडल से क्या तात्पर्य, देखिए तो पृथ्वी के धरातल पर जीवित जीव और उनके पर्यावरण की पतली परत को जैव मंडल कहते हैं, है ना। धरातल पर जीवित जीव जो है वो और उनके पर्यावरण की जो पतली परत है उसको जीव मंडल कहते हैं। फिर देखिए क्या लिखते हैं इसी में, यह सभी पौधों, प्राणियों और उनके चारों ओर के पर्यावरण के अंतर संबंध से बना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि धरातल का वह क्षेत्र जहां स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, देखिए स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं उसको जीव मंडल कहते हैं। 11 है, नदियों के किन्हीं 5 महत्व को लिखें। नदियों का बहुत सारा महत्व लिखा जा सकता है, लेकिन चूंकि 3 नंबर का है तो कम से कम 3 महत्व तो बताएंगे ही हम लोग। 3 महत्व, देखिए हम यहाँ 5 महत्व आपको बतलाने जा रहे हैं। पहला है, नदियों द्वारा लाए गए मलबे के निक्षेप से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है जो काफ़ी उपजाऊ होता है, एक ये महत्व। दूसरा, सिंचाई के लिए उपयोगी है। तीसरा, यातायात मार्ग प्रदान करती है। चौथा, नदी जल के ऊंचाई से गिरने के कारण से जो जलप्रपात का निर्माण होता है, नदी जल के ऊंचाई से गिरने के कारण से जो जलप्रपात का निर्माण होता है वह जल विद्युत के उत्पादन के लिए, देखिए जल विद्युत के उत्पादन के लिए उपयोगी होता है। जैसे कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात,
है ना। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात, चंबल नदी पर चुलिया प्रपात आदि से जल विद्युत का उत्पादन होता है। तो ये बहुत महत्व है इसका। पांचवा है आपका, प्राचीन काल से ही अनेक सभ्यता संस्कृतियों के विकास का केंद्र रहा है। अनेक सभ्यता संस्कृतियों के विकास का केंद्र रहा है। जैसे हड़प्पा सभ्यता का विकास सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे हुआ है। उसी प्रकार से मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास भी नदियों के किनारे ही हुआ है। जैसे आप बतला सकते हैं, आप बतलाइएगा कि मिस्र की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है। आप कमेंट में जरूर बताइए हमको, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है, बतलाइएगा। तो इन सभी सभ्यता संस्कृति का विकास नदी घाटी के किनारे ही हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन है, बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, बांगर और खादर में क्या अंतर हो सकता है, तो बांगर और खादर में लिख करके ऐसे, और उसके बाद तो हम उसको अंतर को बतला देंगे। देखिए, प्राचीन जलोढ़ मैदान को बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ मैदान को खादर कहते हैं, ये पहला अंतर। दूसरा, यह ऊंचा क्षेत्र होता है, बांगर जो है ऊंचा क्षेत्र होता है और खादर जो है वो नीचा क्षेत्र होता है। तीसरा है, यहाँ बाढ़ नहीं आते। चूंकि देखिए ऊंचा क्षेत्र है बांगर, तो यहाँ बाढ़ कैसे आएगा प्रति साल, तो यहाँ बाढ़ नहीं आते हैं। जबकि खादर जो नीचा क्षेत्र होने के कारण से प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाते हैं। चौथा नंबर पे क्या देखेंगे, खादर की तुलना में कम उपजाऊ है। बांगर जो है खादर की तुलना में थोड़ा कम उपजाऊ होती है, उपजाऊ तो होती है लेकिन थोड़ा कम उपजाऊ होती है खादर की तुलना में। जबकि खादर क्या है, यह अति उपजाऊ क्षेत्र है। 5वां नंबर में देंगे अंतर, बांगर जो है वह गेहूं खेती के लिए, ऐसे तो बहुत सारे फसलों की खेती होती है यहाँ पर, लेकिन गेहूं खेती की प्राथमिकता वाला क्षेत्र है, तो गेहूं खेती वाला क्षेत्र है। जबकि खादर जो है यह धान की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जैसे आप जानते होंगे ना, पश्चिम बंगाल चावल की खेती में प्रथम स्थान रखता है पूरे भारत में, और यहीं पर सुंदरवन का डेल्टा पाया जाता है। सुंदरवन का डेल्टा खादर वाला क्षेत्र है, ये सब धान खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चलिए, क्वेश्चन संख्या हम देखते हैं अब 13। समुद्री जल की लवणता से आप क्या समझते हैं। समुद्री जल की लवणता से आप क्या समझते हैं। समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को, देखिए समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को समुद्री जल की लवणता कहते हैं। इसकी गणना कैसे की जाती है, इसकी गणना 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा के द्वारा की जाती है। औसत समुद्री लवणता कितनी होती है, तो 35% होती है। चलिए 14, बायोम क्या है। किसी भौगोलिक क्षेत्र के समस्त पारिस्थितिक तंत्र, देखिए सभी पारिस्थितिक तंत्र मिलकर करके, किसी भौगोलिक क्षेत्र के समस्त पारिस्थितिक तंत्र एक साथ मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं, है ना, एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं जिसे बायोम कहते हैं। अर्थात बायोम क्या है, तो बायोम पौधों और प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्रफल पर मिलता है। 15, पारिस्थितिक संतुलन क्या है। इसके असंतुलन को रोकने के महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा कीजिए। देखिए, किसी पारिस्थितिक तंत्र या आवास में जीवों के समुदाय में परस्पर गतिक साम्यता की अवस्था को, देखिए परस्पर गतिक साम्यता मतलब समानता, साम्यता की अवस्था को पारिस्थितिक संतुलन कहा जाता है। प्रकृति के सभी भाग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और प्रभावित रहते हैं। उदाहरण कैसे देंगे, जैसे अच्छी मिट्टी में पेड़ पौधों का विकास होता है। ये क्लोरोफिल की सहायता से, पेड़ पौधे जो है वो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। शाकाहारी जीव जो है पेड़ पौधों को खाकर शक्ति प्राप्त करते हैं। फिर मांसाहारी जीव शाकाहारी जीव का शिकार करके शक्ति प्राप्त करते हैं। फिर देखते हैं सर्वभक्षी जीव शाकाहारी मांसाहारी पेड़ पौधों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह जो निर्भरता है सभी एक दूसरे पर निर्भर है, और यह निर्भरता ही पारिस्थितिक संतुलन कहलाता है। एक दूसरे पर निर्भरता से संतुलन बना रहता है। यह तभी संभव है जब पारितंत्र में जीवधारियों की विविधता अपेक्षाकृत अस्थायी हो। जब पारितंत्र में जीवधारियों की विविधता अपेक्षाकृत अस्थायी होगी, तभी उसमें प्राकृतिक अनुक्रमण बना हुआ रहेगा। जीवधारियों की अपेक्षाकृत विविधता अपेक्षाकृत अस्थायी हो तथा उसमें क्रमशः प्राकृतिक अनुक्रमण भी होता रहे। प्राकृतिक अनुक्रमण का मतलब समझते हैं आप लोग। प्राकृतिक अनुक्रमण का मतलब है विभिन्न प्रजातियों का स्थान, जो प्रारंभिक प्रजाति हैं उनका स्थान, जब एक द्वितीय प्रजातियां ले लें, मतलब एक प्रजाति विलुप्त हो तो फिर उसके स्थान पर द्वितीय प्रजाति उत्पन्न हो जाए। अगर उत्पन्न नहीं होगी तो प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ हो जाएगा, तो जैव विविधता का ह्रास हो जाएगा। इसलिए प्राकृतिक अनुक्रमण की बात की जा रही है। प्राकृतिक अनुक्रमण का मतलब फिर से समझ लीजिए, प्राकृतिक अनुक्रमण मतलब प्रारंभिक प्रजातियों का स्थान द्वितीय प्रजातियां ले लें तो उसको प्राकृतिक अनुक्रमण कहते हैं, और प्राकृतिक अनुक्रमण होता रहे तभी जो है सो पारिस्थितिक संतुलन बना हुआ रहेगा। नवीन प्रजातियों के प्रवेश, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, मानवीय हस्तक्षेप, संसाधनों पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव इत्यादि के कारण से क्या हो रहा है, इत्यादि के कारण पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न होता है। इसे रोकने के महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं। अब जो असंतुलन उत्पन्न हो रहा है उसको रोकने के उपाय क्या क्या है उसको हम लोग लिखेंगे। तो
इसको रोकने के उपाय क्या हैं? तो जैव विविधता को अपेक्षाकृत स्थायी रखना। जैव विविधता जितना ज़्यादा स्थायी रहेगा और जितना समृद्ध रहेगा उतना ही ज़्यादा संतुलन बना हुआ रहेगा, पारिस्थितिक संतुलन उतना ही ज़्यादा बना हुआ रहेगा। उसी तरह से प्राकृतिक अनुक्रमण के द्वारा इसमें परिवर्तन होता रहे। प्राकृतिक अनुक्रमण का मतलब क्या हुआ? अगर प्रारंभिक प्रजाति का ह्रास होता है तो उसके जगह पर द्वितीयक प्रजाति उत्पन्न हो जाए, इसको कहते हैं प्राकृतिक अनुक्रमण। और इसमें प्राकृतिक अनुक्रमण के द्वारा क्या होगा? जैव विविधता में परिवर्तन होता रहना चाहिए। दूसरा है कि वृक्षारोपण और जैविक कृषि को बढ़ावा देना। वृक्षारोपण और जैविक कृषि को बढ़ावा देने से आपको जैव विविधता बनी हुई रहेगी और पारिस्थितिक संतुलन बना हुआ रहेगा। तीसरा है पादप समुदाय के असंतुलन में मानवीय हस्तक्षेप को प्रतिबंधित कर देना। देखिए, मानवीय हस्तक्षेप जितना ज़्यादा बढ़ गया है अभी, उससे भी पारिस्थितिक संतुलन जो है सो गड़बड़ा गया है, पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न हुआ है। मानव खास करके वृक्षों की कटाई कर रहा है, जंगलों की कटाई करता है, बहुत सारा अपना स्वार्थ होता है मानव का, लोभवश करता है, अधिक से अधिक धन उपार्जन के लिए करता है ऐसा काम। वो क्या करता है, जो लकड़ी इमारत के लिए जो लकड़ी वगैरह है या अन्य प्रकार के समुद्री ये जंगली जीव जंतु हैं, उनका शिकार कर करके क्या करता है, वो जो है उसका तस्करी करता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय या स्थानीय बाज़ारों में उसको बेचता है और उसका व्यापार करता है। और इससे क्या हो रहा है कि हमारा पर्यावरण जो है वो असंतुलित हो रहा है और पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। तो इसको प्रतिबंधित करना बहुत जरूरी है। चौथा है प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए प्रभावी उपाय करना। जनसंख्या नियंत्रण करने की आवश्यकता है। जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसी कारण से क्या हो रहा है, इसकी प्राकृतिक संसाधनों पर उसका दबाव बढ़ रहा है जनसंख्या का। तो जनसंख्या पर भी नियंत्रण करना है और प्राकृतिक संसाधनों पर जो दबाव बढ़ रहा है उसको कम करने का उपाय करना चाहिए। पाँचवा है कि पारितंत्र के पर्यावरणीय कारकों के समुचित ज्ञान में वृद्धि का उपाय करना। पारितंत्र के पर्यावरणीय कारकों के समुचित ज्ञान में वृद्धि करने से क्या होगा, मानव जागरूक हो जाएंगे और पारिस्थितिक असंतुलन को समझने लग जाएंगे। और इससे क्या होगा, वे जागरूक होकर करके पारिस्थितिक असंतुलन को कम करने का उपाय में खुद से स्वतः स्वावलंबी बन जाएंगे और स्वतः उसका उपाय करने का काम करेंगे। छठा है वन एवं वन्य जीव संरक्षण कानून जो सरकार के द्वारा बनाई गई है उसको कड़ाई से पालन करना। वन और वन्य जीव संरक्षण कानून को कड़ाई से पालन करना। तो इस तरह से आपने देखा कि पारिस्थितिक असंतुलन को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय हम लोग कर सकते हैं। 16 नंबर है भारत के प्रमुख भौगोलिक विभागों के नाम लिखें और इनमें से किसी एक का विस्तृत वर्णन करें। देखिए, भारत के भौगोलिक आकृतियों को 6 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा भाग है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तर मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। इसमें से कहता है कोई एक का वर्णन करने के लिए। देख लिया आपने भौतिक विभाग कौन कौन सा है, 6 विभाग है। इसमें से हम हिमालय पर्वतमाला की व्याख्या कर देते हैं अच्छे से। हिमालय पर्वतमाला हमारे भारत के उत्तर में स्थित है। यह भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत है। बनावट की दृष्टि से यह नवीन मुर्दार पर्वत है, एकदम नया पर्वत है। यह पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है। यह विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, मतलब सबसे ऊंचा। यह 2400 से मतलब 2400 कहीं कहीं 2500 किलोमीटर भी लिखता है। तो यह 2500 या 2400 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत एक अर्धवृत्त है, चाँप के आकार का। इस तरह से चाँप के आकार का है ना, अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक है। और पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता मिलती है। श्रेणियों के विस्तार के आधार पर हिमालय को 4 भौगोलिक विभागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा विभाग है? तो एक है आपका बृहद हिमालय, दूसरा है ट्रांस हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय, चौथा है शिवालिक विभाग। अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। बृहद हिमालय सबसे उत्तरी श्रेणी है, इसे हिमाद्री या महान हिमालय भी कहते हैं। औसत ऊंचाई 25 किलोमीटर, लंबाई 2500 किलोमीटर है। विश्व की सर्वोच्च चोटी जैसे माउंट एवरेस्ट इसी भाग में है। अन्य बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ जैसे कंचनजंगा, मैकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, ये सब भी यही है। वर्ष भर हिमाच्छादित मतलब हिम से भरा हुआ, मतलब बर्फ से ढका हुआ है रहता है। यह ग्रेनाइट, नीसिस्ट जैसे कठोर प्राचीन चट्टानों की अधिकता भी पाई जाती है। कहाँ पर भाई? तो ये जो है आपका बृहद हिमालय में। दूसरा ट्रांस हिमालय जो है वो बृहद हिमालय के पीछे उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसे धौलाधर श्रेणी भी कहते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई 3500 मीटर है। यहाँ से अनेक नदियाँ निकलती हैं। यहाँ अवसादी शैलों की अधिकता पाई जाती है। फिर मध्य हिमालय के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। मध्य हिमालय जो है बृहद हिमालय के दक्षिण एवं समानांतर फैली है। चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर, ऊंचाई 4500 मीटर। कश्मीर की जास्कर पीर पंजाल श्रेणी इसी भाग में स्थित है। शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग जैसे स्वास्थ्यवर्धक केंद्र यहीं स्थित है। अवसादी शैलों की प्रधानता है। कोणधारी मिश्रित वन यहाँ मिलते हैं। ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड, नेपाल, भूटान में बुग्याल, प्यार कहते हैं।
तो इस तरह से मध्य हिमालय की विशेषता के बारे में लिख दिए। फिर शिवालिक के बारे में लिखेंगे, सबसे दक्षिण में है, यहाँ की चोटियों में को पूरब में दून और पश्चिम में द्वार कहते हैं। देखिए पूरब में दून और पश्चिम में द्वार कहते हैं। चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, ऊंचाई 1200 मीटर के लगभग है। अच्छा चलिए, पश्चिम से पूर्व तक नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर हिमालय को 5 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा बात? कश्मीर हिमालय, पहला है कश्मीर हिमालय सिंधु से सतलज नदी के बीच में, दूसरा है कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी के बीच में, उसके बाद देखिए नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय को हम लिख सकते हैं काली और तिस्ता के बीच, असम हिमालय तिस्ता और दिहांग के बीच, पूर्वांचल हिमालय दिहांग के पूरब। तो इस तरह से हिमालय के बारे में हमने वर्णन कर दिया। 17वां नंबर क्वेश्चन है, अपर्दन क्या है, इसके रोकथाम के उपाय का बतावें। देखिए जल और वायु जैसे प्राकृतिक कारकों तथा मानवीय और जैविक कारकों के हस्तक्षेप से मिट्टी की ऊपरी परत का हट जाना, मिट्टी का जो सबसे ऊपरी परत है उसका हट जाना क्या है, मृदा अपरदन कहलाता है। शुष्क अर्धशुष्क प्रदेशों में पवन द्वारा, जबकि भारी वर्षा एवं खड़े ढाल वाले प्रदेशों में बहते हुए जल द्वारा मृदा अपरदन महत्वपूर्ण होता है। तो ये मृदा अपरदन के बारे में लिख दिए। अब कह रहा है कि मृदा अपरदन के रोकथाम के उपाय क्या है, तो निम्न उपाय है। पहला क्या है, पर्वतीय एवं पठारी भागों में सीढ़ीनुमा खेती करना, दूसरा है वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाना, तीसरा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी में भी विभिन्न प्रकार का वृक्षारोपण कार्यक्रम ही होता है। चौथा, 15 से 25% जो ढाल प्रवणता वाला क्षेत्र है वहाँ पर भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए नहीं करना है, अगर करना पड़ जाए तो क्या करेंगे, सीढ़ीनुमा खेती करेंगे वहाँ भी। पाँचवा, स्थानांतरित और झूम कृषि पर रोक लगाना है, झूम कृषि पर प्रतिबंध लगाना। इसके लिए जानते हैं झूम कृषि प्रिवेंशन एक्ट भी भारत सरकार के द्वारा लगाया गया 1976 ईस्वी में, तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं। छठा है, शुष्क अर्धशुष्क प्रदेशों में वृक्षों की रक्षा मेखला लगाना। इससे क्या होगा, मिट्टी का कटाव रुकेगा। रक्षा मेखला, वृक्षों की रक्षा मेखला लगा देंगे तो वृक्षों की रक्षा मेखला से मृदा का अपरदन रुकेगा। 7वां, समुच्च रेखीय जुताई करना, मतलब भूमि को बराबर करके तब जुताई का काम करना, उसको बढ़ावा देना। नियंत्रित चराई पर बल देना, अति चराई से बचाव करना। 10वां है, मिश्रित कृषि बहुफसली प्रणाली को अब बढ़ावा देना, समय समय पर मिट्टी की जांच कराना, समन्वित भूमि उपयोग योजना बनाना, आम नागरिकों को जागरूक बनाना। ये सभी कार्यक्रम के द्वारा आप मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो इन सभी उपायों को आपको लिखना है। चूंकि 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो कम से कम 5 से 6, 7, 8 आपको जितना याद रहे, 5 तो कम से कम आपको देना ही पड़ेगा, उपाय के बारे में बताना ही पड़ेगा। 18वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तर भारतीय नदियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, ये प्रायद्वीपीय नदियों से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए उत्तर भारतीय नदियों की विशेषताएं इस प्रकार है, लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे उत्तर भारत की अधिकांश नदियां पूर्ववर्ती मानी जाती है। क्यों, कैसे, तो अर्थात हिमालय के निर्माण से पहले की है। ये सब नदी कुछ ऐसी नदी है जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सब ऐसी कुछ नदियां हैं जो हिमालय के बनने से पहले से बह रही हैं, है ना, पूर्ववर्ती नदी है। फिर इसमें दूसरा लिखेंगे, अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है और सदावाहिनी है। सदावाहिनी का मतलब हमेशा इसमें सालों भर जल रहता है और हिमालय से ही निकलती है सभी नदियां। तीसरा विशेषता बताएंगे, ये नवीन है तथा गहरी तलीय अपरदन में लगी हुई है। चौथा देखेंगे, मैदानी भाग में नदियों की घाटियाँ चौड़ी और उथली हो जाती है। और 5वां लिखेंगे, अधिकांश नदियाँ लंबी है। तो इस तरह से आप हिमालय से निकलने वाली उत्तर भारतीय नदियों की महत्वपूर्ण विशेषता को लिख दिए। अब कह रहा है कि ये प्रायद्वीपीय नदियों से किस प्रकार भिन्न है, यानी उत्तर भारतीय नदी और प्रायद्वीपीय नदी में अंतर पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर दे देंगे इस तरह से उत्तर भारतीय नदी और प्रायद्वीपीय नदी, और तब जो है आप पहला इसमें हम आपको कम से कम 10 अंतर बताने जा रहे हैं। आपको जितना याद रहे वो उतना अच्छी बात है। आप 10 अंतर को देख लीजिए, समझ लीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए, जहाँ तक हो सके परीक्षा में लिखिएगा तो आपको अच्छा नंबर आएगा। आप इसमें से 6 अंतर भी बता देंगे ना, 5 अंतर भी बता देंगे तो आपको 5 का 5 नंबर मिलने जा रहा है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। चलिए देखिए, पहला अंतर, सदावाहिनी है उत्तर भारतीय नदी, सदावाहिनी मतलब वर्ष भर जल से पूर्ण रहती है। और ये क्या लिखे, ये मौसमी है, मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, वर्ष पर्यंत जल नहीं रहता है, मैंने वर्ष भर जल नहीं रहता है। दूसरा, ये नवीन है, युवावस्था में है, और वो लिखेंगे ये प्राचीन है। इसमें लिखेंगे ये गहरी तलीय अपरदन में लगी हुई है, मैंने अभी तलीय अपरदन गहरी, चूंकि नवीन है तो गहरी तलीय अपरदन कर रही है, और इनका तलीय अपरदन कार्य समाप्त हो चुका है। इसमें लिखेंगे उत्तर भारतीय नदी में ये प्रायः हिमालय से निकलती हैं। ये कहाँ से निकलती हैं, ये अरावली, पश्चिमी घाट, सतपुरा, महादेव, मैकाल आदि की पहाड़ियों से निकलती हैं। इसमें लिखेंगे कि उत्तर भारतीय नदी ये विशाल अपवाह क्षेत्र बनाते हैं, ये छोटा अपवाह क्षेत्र बनवाते हैं। इसमें लिखेंगे ये अधिकांश नदियाँ बहुत लंबी है, किसमें, हिमालयी नदियाँ या उत्तर भारत की नदियाँ, और ये छोटी हैं। आपको पता होगा कि यहाँ की जो सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी भी जो है मात्र 1365 किलोमीटर तक ही बहती है, जबकि यहाँ की नदियाँ जो हैं सो आपको 2525 किलोमीटर लंबी आपको गंगा नदी है। उसी तरह सिंधु भी जो है सो 2000-2500 से ज़्यादा है। ब्रह्मपुत्र नदी भी बहुत अधिक लंबी है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ की जो नदियाँ हैं उत्तरी भारतीय नदियाँ बहुत लंबी है। अगला अंतर लिखेंगे, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ पे प्रमुख नदियाँ कौन कौन है, तो गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती आदि प्रमुख नदियाँ हैं। चलिए उसके बाद जो है आप अंतर लिख सकते हैं, केवल पर्वतीय भागों में ही जल विद्युत उत्पादन की सुविधा है, कहाँ पर, उत्तर भारत में, जबकि
यहाँ पर झरना बहुत पाया जाता है। दक्षिण भारत की नदियों में झरना बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी कारण से आप लिख सकते हैं कि झरनों के कारण यहाँ अधिक सभी जगह जल विद्युत की सुविधा उपलब्ध है। उसके बाद लिख सकते हैं इसमें उत्तर भारतीय नदी जो है मुहाने पर बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करता है। सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, उदाहरण जरूर दीजिएगा। इसमें आप लिख सकते हैं ये अपेक्षाकृत छोटी छोटी डेल्टाएँ बनाती हैं। कहाँ की नदियाँ? प्रायद्वीपीय भारत की। उसके बाद आप लिख सकते हैं अगला और अंतिम अंतर जो हम लिखे हैं वो नदी घाटियाँ काफ़ी चौड़ी और उपजाऊ होती हैं। कहाँ की? उत्तर भारतीय नदियों की घाटियाँ जो होती है काफ़ी चौड़ी और उपजाऊ होती है, जबकि प्रायद्वीपीय पठारी भाग की नदियों की जो घाटियाँ हैं सकड़ी होती हैं। देखिए संकड़ी होती हैं तथा कम उपजाऊ अनुपजाऊ होती है, ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती, देखिए अनुपजाऊ होती है। उसके बाद देखिए अंतिम क्वेश्चन जो है आपका मॉडल सेट का वह है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नर्मदा, ताप्ती, कोरोमंडल, चिल्का, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप। देखिए कैसे दर्शाएंगे। देखिए अपने हाथ से नक्शा खींचे हैं, जैसा भी खींचे हैं आपको समझने से मतलब है, हंसीएगा नहीं ज़्यादा। देखिए समझिए पहले। इसमें देखिए भारत का नक्शा बनाने के बाद देखिए नर्मदा और ताप्ती कहाँ से बह रही है। देखिए यहाँ से मध्य प्रदेश से निकलती है और यहाँ पर अरब सागर में गिरती है। देखिए ताप्ती भी निकल के यहाँ अरब सागर में गिरती है, ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है और इधर अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा और ताप्ती देख लिए। दूसरा है लक्षद्वीप। देखिए लक्षद्वीप यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए भारत के नक्शा में लक्षद्वीप यहाँ है। कोरोमंडल तट देखिए यहाँ पर जो है उत्तरी सरकार तट है, यहाँ पर उत्तरी सरकार तट और उसके नीचे दक्षिण में कोरोमंडल तट यहाँ पर है। चिल्का झील देखिए यहाँ पर उड़ीसा में चिल्का झील दिखा दीजिएगा। और उसके बाद देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इस तरह से आप दर्शा दीजिए। ये तो बहुत आसानी से दर्शा करके झटके से 5 नंबर चुरा लेना है एग्जाम में, बहुत आसानी से। इसको बस थोड़ा सा ध्यान रखने का ज़रूरत है। चलिए तो इस तरह से हमने देख लिया मॉडल सेट JCERT द्वारा प्रस्तुत किया गया सेट नंबर 1 का ज्योग्राफी का आंसर। अब हम लोग अगले वीडियो में सेट 2, सेट 3 ये सब का भी आंसर देखेंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।